नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों आप जानते हैं IQ मेंटर फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ रहे थे और आज मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के बारे में। दोस्तों अगर आप UPSI 2020 UPSSC की आगामी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप वीडियो की RO की NTPC की या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो की हर एक लाइन में आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चंस निकलते हुए मिलेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। दोस्तों दिल्ली सल्तनत की जो शक्ति होती है वो धीरे धीरे क्षीण होने लग जाती है और इसी के फलस्वरूप क्या होते हैं, जो राजनीतिक एकता होती है वो छिन्न भिन्न हो जाया करती है और अनेकों राज्यों का उदय होना शुरू हो जाता है। और इसमें ऐसा कोई राज्य नहीं रहता जो देश की रक्षा के लिए अन्य राज्यों को एकता के सूत्र में बांध सकता और उसका नेतृत्व कर सकता। और राजनीतिक एकता के अभाव में दोस्तों बाबर को भारत पर आक्रमण करने का यही सुअवसर प्राप्त हुआ करता है और भारत मुगल वंश की जो नींव है वो बाबर ने डाला। अगर मुगल की बात करें तो थोड़ा सा ये भी जानना जरूरी है कि मुगल जो थे वो दो महान शासकों के वंशज थे। अगर माता की तरफ से जाने तो वो माता की तरफ से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खां के उत्तराधिकारी थे और पिता की ओर से जाने तो वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। दोस्तों मुगल काल के बारे में पढ़ने से पहले उनके राजवंशों के बारे में दोस्तों एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं। तो मुगल राजवंश जो होता है जिसका शासनकाल 1526 से 1887 ईस्वी तक रहता है, इसका प्रारंभ शेख उमर मिर्जा से स्टार्ट होता है और भारत में आकर के जहरुद्दीन बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली, जिनका शासनकाल 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक रहता है। बाबर के चार पुत्र हुआ करते हैं दोस्तों। हुमायूं होता है, कामरान होता है, हिंदाल होता है और अस्करी होता है, जिनमें हुमायूं सबसे बड़ा बेटा होता है और जहरुद्दीन का उत्तराधिकारी बना करता है। और जो हुमायूं का शासनकाल होता है दोस्तों 1530 से 1540 तक होता है। उसके बाद फिर 1555 से 1556 ईस्वी तक रहता है और हुमायूं के बाद जलालुद्दीन अकबर हुमायूं का उत्तराधिकारी बना करता है, जिसका शासनकाल दोस्तों 1556 से 1605 ईस्वी तक रहता है। और जलालुद्दीन अकबर के दोस्तों तीन पुत्र हुआ करते हैं, मुराद, दानियाल और जहांगीर, जिनको हम सलीम के नाम से जानते हैं, जिनका बचपन का नाम सलीम हुआ करता है। तो जलालुद्दीन अकबर के उत्तराधिकारी के रूप में जहांगीर यानी कि सलीम बैठा करते हैं तख्त पे, जिनका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहता है। और जहांगीर के फिर चार पुत्र हुआ करते हैं और चारों पुत्रों का नाम होता है खुसरो, परवेज, शहरयार और खुर्रम, जिसको हम शाहजहां के नाम से जाना करते हैं। और जहांगीर के उत्तराधिकारी के रूप में खुर्रम यानी कि शाहजहां वो राजगद्दी पे बैठा करते हैं। और जो शाहजहां का शासनकाल होता है वो 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद दोस्तों जब खुर्रम के जो उत्तराधिकारी के कौन होते हैं तो खुर्रम के बाद उसके चार पुत्र हुआ करते हैं, जिन चारों पुत्रों का नाम होता है दोस्तों दाराशिको, शुजा, मुराद और औरंगजेब हुआ करता है, जिनमें खुर्रम शाह का उत्तराधिकारी औरंगजेब बना करता है दोस्तों। अब औरंगजेब के बाद जाने तो औरंगजेब के भी दोस्तों चार पुत्र हुआ करते हैं, जिसका नाम होता है मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम, आजम, अकबर और कामबख्श। तो उनका जो उत्तराधिकारी बनता है वो कौन बनता है, मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम बना करता है, जिसका शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक हुआ करता है। और मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के बाद दोस्तों मुगल साम्राज्य में जितने भी शासक हुआ करते हैं वो सब कमजोर हुआ करते हैं। अगर उनको भी थोड़ा सा एक लाइन से हमें देखना इंपॉर्टेंट होता है। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के बाद कौन बनता है, मोइनुद्दीन जहांदार शाह बनते हैं, फिर फर्रुख शियार बनते हैं, फिर निकुशियार बनते हैं, फिर रफीउद्दौला जो शाहजहां सेकंड के नाम से जाने जाते हैं वो बना करते हैं, फिर रफीउद्दौला बनते हैं, मोहम्मद शाह बनते हैं, उसके बाद आलमगीर सेकंड बनते हैं, देन शाह आलम सेकंड बना करते हैं, देन अकबर सेकंड बनते हैं और बहादुर शाह सेकंड बना करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो इब्राहिम लोधी के दोस्तों जो विरोधी हुआ करते हैं वो बाबर की सहायता से अपना एक स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाने में लगे रहते हैं। उधर बाबर खुद भी भारत पर अधिकार करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी सेना को क्या किया, भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार किया, वेल ट्रेंड किया और उसने अपने तोपखानों को भी बहुत ही सुसज्जित करवा रखा था। और इसी समय क्या होता है, पंजाब के गवर्नर जिनका नाम दौलत खां लोधी रहता है, इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बाबर को
आमंत्रित करते हैं, न्योता दिया करते हैं। तो यहां पे क्या होता है, बाबर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाती है भारत में आने के लिए। और साथ ही साथ जो पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी रहते हैं वो ये भी कहते हैं कि वो बाबर की सहायता करेंगे, उनको अपनी सेना भी देंगे। तो ये बाबर के लिए बहुत ही बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी हुआ करती है। भारत उनका आमंत्रण स्वीकार करके भारत आ जाया करते हैं। और पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोधी और चुगताई तुर्क जलालुद्दीन बाबर के बीच युद्ध लड़ा गया, जिसमें लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित कर खाना बदोश बाबर ने 3 शताब्दियों से सत्तारूढ़ तुर्क अफगानी सुल्तानों की दिल्ली सल्तनत का तख्ता पलट कर दिया और मुगल साम्राज्य और मुगल सल्तनत की यहां से नींव रख दी। और गुप्त वंश के पश्चात मध्य भारत में केवल मुगल साम्राज्य ही ऐसा साम्राज्य था जिसका एकाधिकार हुआ। दोस्तों अगर बाबर की बात करें दोस्तों, तो बाबर का जो शासनकाल होता है वो 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी के बीच रहता है। बाबर का जन्म दोस्तों छोटी सी रियासत फरगना में 1483 ईस्वी में हुआ और बाबर अपने पिता की मृत्यु पश्चात मात्र 11 वर्ष की आयु में ही फरगना का शासक बन गया। और बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी ने भेजा था। ये एक स्क्रीन पे आप बाबर की तस्वीर देख पा रहे हैं अपने, ये ऐसे थे कुछ बाबर। तो बाबर के बाद अब हम आगे जाने। तो पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर का भारत पर उसके द्वारा किया गया 5वां आक्रमण था। ठीक है, मतलब जो पानीपत का पहला युद्ध था, इसके पहले बाबर ने भारत में 4 आक्रमण पहले ही कर रखे थे। तो पानीपत का मिलाकर के बाबर का भारत में 5वां आक्रमण हो जाया करता है और जिसमें उसने क्या किया, इब्राहिम लोधी को हराकर विजय प्राप्त की थी और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसकी विजय का मुख्य कारण उसका तोपखाना और कुशल सेना प्रतिनिधित्व था और भारत में तोप का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने ही किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइन है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जामिनेशन पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम तोप का प्रयोग किसने किया है, तो सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग दोस्तों बाबर ने किया था। और पानीपत के इस प्रथम युद्ध में बाबर ने उज्बेकिस्तान की तुलुगमा युद्ध पद्धति और तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि, जिसे रूमी विधि भी कहा जाता है, इसका प्रयोग किया करता है। और पानीपत के युद्ध में विजय की खुशी में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक चांदी का सिक्का दान में दिया था और उसकी इस उदारता के कारण बाबर को दोस्तों कलंदर भी कहा जाता है। एग्जामिनेशन में यह भी पूछा गया है कि किसको कलंदर कहा जाता है, तो बाबर को कलंदर कहा जाता है। यह भी पूछा जाता है कि भारत में बाबर का जो विजय होती है वो विजय का प्रमुख कारण क्या होते हैं, तो विजय का जो प्रमुख कारण होता है दोस्तों वो जो उसकी तुलुगमा युद्ध पद्धति होती है वो एक कारण होती है। दूसरा जो उसने तोप का इस्तेमाल किया उस्मानी विधि के कारण, तो जो तोपों को सजाने में जो उसने उस्मानी विधि का प्रयोग किया इसके कारण वह भी जीत का एक मुख्य कारण माना जाता है। और उस्मानी विधि को दोस्तों रूमी विधि भी कहा करते हैं। पानीपत के युद्ध के बाद दोस्तों बाबर का दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध राणा सांगा के विरुद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा नामक स्थान पे हुआ। और दोस्तों चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह बाबर के सबसे शक्तिशाली शत्रु भी थे और ये राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध थे। और बाबर ने स्वयं राणा सांगा के बारे में लिखा है कि राणा सांगा ने अपनी वीरता के बल पे भारत में उच्च स्थान प्राप्त किया था। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है, जो राणा सांगा होते हैं उनकी हार हो जाती है, उनकी पराजय हो जाया करती है और इसमें क्या होता है, बाबर की विजय हो जाती है। और इस विजय को प्राप्त करने के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और इस युद्ध के लिए उसने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने जिहाद का नारा दिया और साथ ही मुसलमानों पर लगने वाले तमगा कर की समाप्ति कर दी। कौन से टैक्स की समाप्ति की? तमगा टैक्स की। तमगा टैक्स दोस्तों एक तरीके का कमर्शियल टैक्स था, एक तरीके का व्यापारिक कर हुआ करता था और राजपूतों के विरुद्ध इस खानवा का युद्ध का प्रमुख कारण बाबर द्वारा भारत में रुकने का निश्चय था। और जब इस युद्ध में बाबर की विजय हो जाया करती है दोस्तों, तो इस युद्ध के 3 परिणाम निकल करके सामने आते हैं। पहला परिणाम हमारा ये होता है कि राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का जो प्रभाव था वो समाप्त हो जाया करता है और यहीं से जो मुगल साम्राज्य या मुगल वंश की जो नींव होती है वो सुदृढ़ हो जाया करती है और राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का जो सपना होता है दोस्तों यहीं से अधूरा रह जाता है। और फिर 29 जनवरी 1528 को बाबर ने चंदेरी के शासक मोदनी राय पर आक्रमण करके उसे पराजित कर दिया और इस युद्ध को दोस्तों
चंदेरी का युद्ध भी कहा जाता है। और यह विजय बाबर को मालवा जीतने में सहायक रही। और इसके बाद बाबर ने 6 मई 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा, जिसमें बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त अफगान सेना को हरा दिया था। तो इस तरीके से बाबर के शासनकाल में लड़े गए जो 4 प्रमुख युद्ध हुए, जिनको जान लेना इंपॉर्टेंट होता है इस टेबल के द्वारा। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। जो पहला युद्ध होता है दोस्तों बाबर द्वारा, वो पानीपत का युद्ध हुआ करता है, 1526 ईस्वी में लड़ा जाता है। और किसके बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ करता है। इसमें बाबर जीत जाया करता है। दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध होता है, जो 1527 ईस्वी में होता है, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ करता है। इसमें भी बाबर क्या हो जाता है? विजय हो जाया करता है। और तीसरा जो युद्ध होता है वो चंदेरी का युद्ध होता है, 1528 ईस्वी में हुआ करता है और मोदनी राय और बाबर के बीच लड़ा जाता है। इसमें भी बाबर क्या हो जाता है? जीत जाया करता है। और चौथा युद्ध होता है घाघरा का युद्ध, जो 1529 ईस्वी में जो अफगान की सम्मिलित सेना थे और बाबर था, उनके बीच में युद्ध हुआ करता है और इसमें भी बाबर विजयी हो जाता है। तो आप जो देख रहे हैं ये बैक टू बैक जो ये बाबर ने युद्ध लड़े और इस बैक टू बैक जो युद्ध हुए कंटिन्यू, सब में बाबर विजयी होते गया। इसमें विजय होने का जो प्रमुख कारण था दोस्तों, वो बाबर के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तोप थे और उसकी जो सेना थी वो बहुत ही कुशल सैनिक थी, इसके कारण भी एक माना जाता है। और तीसरी जो उन्होंने तुलगमा पद्धति को अपनाया था, यह भी बाबर के युद्ध का एक अहम कारण माना जाता है। दोस्तों बाबर को हम लोग कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहते हैं। और वो क्योंकि बाबर जो था दोस्तों, वो सैनिक कार्यों के साथ साथ वह साहित्य के प्रति भी रुचि रखता था। उसे तुर्की और फारसी भाषा तथा साहित्य का अच्छा ज्ञान था और बाबर खुद भी एक उच्च कोटि का साहित्यकार था। और उसने अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसको तुजुके बाबरी भी बोला करते हैं हम लोग। और बाद में क्या होता है, इस तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद हुआ करता है और जो फारसी में अनुवाद होता है उसको हम लोग बाबरनामा बोला करते हैं। इसके अलावा दोस्तों बाबर को बगीचों का बहुत शौक था, इसलिए उसने क्या किया, आगरा और लाहौर के आसपास क्या किए, कुछ बागीचों को भी लगवाए। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा का निर्माण किया, जिसे तुर्की के में तुजुके बाबरी कहा जाता है, जिसे बाबर ने अपनी मातृभाषा चागताई तुर्की में लिखा है। इसमें बाबर ने तत्कालीन भारतीय दशा का विवरण दिया है, जिसका फारसी अनुवाद अब्दुर रहीम खान खाना ने किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि बाबर की आत्मकथा क्या है, बाबरनामा है। ठीक है, और इसको तुर्क भाषा में क्या बोलते हैं, तुजुके बाबरी बोला करते हैं। किस भाषा में लिखी है, तो बाबर ने इसको अपनी मातृभाषा चागताई तुर्की में लिखी है। इसके अलावा इसका फारसी में, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया है, तो बाबरनामा फारसी में अनुवाद दोस्तों अब्दुर रहीम खान खाना ने किया है। और अगर पूछा जाए अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, तो अंग्रेजी में अनुवाद दोस्तों श्रीमती बेबरीज ने किया है। किसने किया है, श्रीमती बेबरीज ने किया है। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय तत्कालीन विजयनगर के शासक को समकालीन भारत का शक्तिशाली राजा कहा है और साथ ही 5 मुस्लिम और 2 हिंदू राजाओं मेवाड़ और विजयनगर का भी जिक्र किया है। इसके अलावा दोस्तों बाबर ने रसाल ए उसज की रचना की थी, जिसे खत ए बाबरी भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों बाबर ने एक तुर्की काव्य संग्रह दीवान का संकलन भी करवाया है और बाबर ने दोस्तों मुबाइयान नामक पद्य शैली का भी विकास किया है। इसके अलावा दोस्तों बाबर ने संभल और पानीपत में मस्जिद का निर्माण करवाया है। साथ ही बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में मंदिरों के बीच 1528 से 1529 के मध्य एक बड़ी मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे हम लोग बाबरी मस्जिद के नाम से जाना करते हैं दोस्तों। बाबर ने आगरा में एक बाग का निर्माण करवाया था, जिसे हम लोग नूर-ए अफगान कहते हैं। क्या कहते हैं, नूर-ए अफगान कहते हैं, जो वर्तमान में आराम बाग के नाम से जाना जाता है। इसमें दोस्तों 4 बाग शैली का प्रयोग किया गया है और यहीं पर 26 सितंबर 1530 को बाबर की मृत्यु के बाद उसको दफनाया गया। परंतु कुछ समय बाद बाबर के शौक को उसके द्वारा ही चुने गए स्थान काबुल में दफनाया गया। अच्छा, एग्जामिनेशन ये भी पूछा जाता है कि किस शासक को 2 बार दफनाया गया है, तो बाबर को दोस्तों 2 बार दफनाया गया है। पहले कहां दफनाया गया दोस्तों, तो पहले दफनाया गया तो उसको आराम बाग में, जिसको 4, ठीक है, और दूसरा फिर कहां उसको दफनाया गया, काबुल में दफनाया गया। तो ये दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि बाबर को 2 बार दफनाया गया है। ठीक है, बाबर के दोस्तों 4 पुत्र हुआ करते हैं, एक का जिसका नाम हिंदाल, कामरान, अस्करी और हुमायूं हुआ करता है, जिसमें हुमायूं सबसे बड़ा बेटा होता है और इसी के फलस्वरूप बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं अगला दोस्तों मुगल शासक बना करता है। अगर इसमें हम कुछ टर्म हमने बोले थे, उस टर्म के बारे में अगर हम थोड़ा सा जाने तो वो टर्म ऐसा है, पहला हमारा खाना बदोश का मैंने यूज किया था बाबर के बारे में। ठीक है, तो खाना बदोश क्या होता है,
मानवों का ऐसा समुदाय या समूह जो एक ही स्थान रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर भ्रमणशील रहते हैं। क्योंकि बाबर दोस्तों एक लुटेरा हुआ करता है, वो जाता था, लूटपाट मचाया करता था और लूटपाट मचा कर क्या करता था, वो धन दौड़ इकट्ठा करके आगे बढ़ जाया करता था। वो एक जगह पर रुकता नहीं था, इसीलिए बाबर को खाना बदोश बोला गया है। इसके अलावा बाबर ने क्या किया था, सैनिकों का उत्साह बनाने के लिए जिहाद का नारा दिया था। जिहाद क्या होता है, इस्लाम की रक्षा के लिए किए जाने वाले धर्म युद्ध को हम लोग जिहाद बोला करते हैं। तीसरा जो बाबरी मस्जिद का मैंने बताया, तो बाबरी मस्जिद दोस्तों ये एक विवादास्पद घटना है जो कि वर्तमान में भी विवादों में है और इस घटना ने दो धर्मों के मध्य झगड़े को पैदा किया है। अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में केस कई वर्षों तक चलता आ रहा था और जिसके बाद कोर्ट ने यह माना कि वहां राम मंदिर स्थित है और अभी कोर्ट का नतीजा आ गया जहां पे मंदिर बनाने के लिए परमिशन दे दी गई है। अब दोस्तों बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं राज सिंहासन में बैठा करता है। बाबर के मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बाबर का बड़ा बेटा हुमायूं बैठा। 30 वर्ष की आयु में आगरा में हुमायूं को मुगल सल्तनत का ताज पहनाया गया था। अच्छा दोस्तों कहीं कहीं कंफ्यूजन है, आपको कहीं पे 30 वर्ष की आयु मिलेगा और कहीं पे 23 वर्ष की आयु मिलेगा। अगर एग्जामिनेशन में आपको 30 वर्ष ना देकर के 23 वर्ष दिया है तो 23 वर्ष पे आप टिक मारिएगा। अगर 23 नहीं दिया 30 दिया है तो 30 पे टिक मारिएगा। जहां पे 30 और 23 दोनों दिया हो तो वहां पे आप 30 वर्ष को ही टिक मारिएगा, क्योंकि कुछ बुक्स में क्या है 23 वर्ष मिलता है, कुछ में 30 वर्ष मिला करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है 30 वर्ष की आयु में आगरा में हुमायूं को मुगल सल्तनत का ताज पहनाया गया और हुमायूं को नासिर उद दीन मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? नासिर उद दीन मोहम्मद के नाम से जाना जाता है। हुमायूं ने अपने मुगल साम्राज्य को अपने 3 भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदाल के बीच बांटा था, जिसे इतिहासकार हुमायूं की सबसे बड़ी भूल भी माना करते हैं। दोस्तों अगर हुमायूं की तस्वीर की बात करें तो ये स्क्रीन पे आप छोटी सी तस्वीर देख पा रहे हैं हुमायूं की। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने अपने भाइयों मिर्जा सुलेमान को बख्शदान, मिर्जा कामरान को काबुल और कांधार, जबकि हिंडल को मेवात और अलवार और अंसारी को संभल राज्य दिया था। ठीक है, और उसने दिल्ली को राजधानी बनाया और एक नया शहर दीन पनाह बसाया। कौन सा शहर बसाया? दीन पनाह बसाया। और उसने अफगान शेर खान से तीव्र विरोध का सामना भी करना पड़ा था। दोस्तों तो हुमायूं ने सर्वप्रथम 1531 ईस्वी में कलिंजर पर आक्रमण किया, जहां का शासक रुद्रदेव था। हुमायूं ने उसे हराकर दुर्ग पर कब्जा कर लिया और रुद्रदेव से संधि कर दुर्ग पर बिना अपना अधिकार किए वहां से अपनी सेना को हटा दिया और इतिहासकार ने हुमायूं की ये दूसरी सबसे बड़ी भूल बोला करते हैं। देन दोस्तों बाबर के ही समय में मुगल सल्तनत के सबसे बड़े शत्रु अफगान थे, इसलिए हुमायूं ने 1532 ईस्वी में शेर खां पर हमला कर दिया। ये युद्ध दोहरिया नामक स्थल पर हुआ करता है और इस युद्ध में अफगानों की तरफ से नेतृत्व महमूद लोधी ने किया और इस युद्ध में अफगानों को पराजय का सामना करना पड़ा और हुमायूं ने चुनार के किले पर धावा बोल उसे अपने कब्जे में ले लिया, जो उस समय अफगानी मूल के शासक शेर खां का किला था। शेर खां को शेर शाह सूरी के नाम से भी दोस्तों हम लोग जाना करते हैं, परंतु शेर खान ने आत्मसमर्पण कर देने और हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लेने के कारण हुमायूं ने उसका किला उसको वापस कर दिया और इसके फलस्वरूप शेर खान ने अपने पुत्र कुतुब खां के साथ एक अफगान टुकड़ी हुमायूं की सेवा में भेज दी। और दोस्तों इसी बीच चित्तौड़ की रानी और राजमाता कर्णवती, जिनको हम लोग कर्मवती के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने हुमायूं को राखी भेजकर गुजरात के शासक बहादुर शाह से बचाव की गुहार लगाई और दोस्तों यहीं से हमारा राखी का त्यौहार प्रारंभ हो जाता है। और बहादुर शाह एक महत्वाकांक्षी शासक था। वो पहले ही मालवा 1531 में मालवा, रायसीन और सिसोदिया वंश के शासक को पराजित कर चित्तौड़ पर अपना आधिपत्य जमा चुका था और बहादुर शाह की बढ़ती शक्ति को देख हुमायूं पहले से ही परेशान था, इसलिए उसने 1535 ईस्वी में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच मंदसौर में युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं और बहादुर शाह को हुमायूं ने क्या किया, बहादुर शाह को पराजित कर दिया। ठीक है, हुमायूं की यह जीत ज्यादा दिन तक ना रह सकी और शीघ्र ही बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की सहायता से पुनः गुजरात और मालवा पर अपना फिर से कब्जा कर लिया।
वहीं दूसरी तरफ शेर खां की शक्ति बढ़ने लगी और इसलिए हुमायूं ने दूसरी बार 1538 ईस्वी में चुनारगढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया और पर 6 महीने तक किले को घेरे रखने के बाद भी हुमायूं सफल नहीं हो सका और अंततः गुजरात के शासक बहादुर शाह की सेना में तोपची रहे रूमी खां, जो कि मंदसौर युद्ध के बाद हुमायूं के साथ हो गया था, रूमी खां के कूटनीतिक प्रयास के कारण हुमायूं किले पर कब्जा करने में कामयाब हो जाया करता है दोस्तों। और इसके बाद 1538 ईस्वी में हुमायूं ने बंगाल पर आक्रमण कर वहां पर मुगल साम्राज्य का आधिपत्य जमा लिया, परंतु वहां से वापस आते समय 26 जून 1539 को हुमायूं और शेर खां, जिसको हम शेरशाह सूरी बोलते हैं, इनके बीच कर्मनाशा नदी के नजदीक चौसा नामक स्थान पर चौसा का युद्ध लड़ा जाता है और इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह पराजित होता है और इस जीत से खुश होकर शेर खां ने अल सुल्तान आदिल या शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के जारी करवाए और खुतबा भी पढ़वाया। खुतबा क्या था दोस्तों? एक प्रशंसा का भाषण हुआ करता है। और इसके बाद दोस्तों 17 मई 1540 को फिर से हुमायूं और शेरशाह के बीच कन्नौज का एक और युद्ध लड़ा गया, जिसमें शेर खां की जीत हुई और इस बार फिर दिल्ली पर अफगानों का शासन फिर से स्थापित हो गया, जहां पर मुगल साम्राज्य से पहले अफगानों की दिल्ली सल्तनत का राज था। कन्नौज के युद्ध में हारकर हुमायूं कुछ समय के लिए आगरा, लाहौर, सिंध में व्यतीत करते हुए ईरान जा पहुंचा और 1540 से 1555 तक मतलब लगभग 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों की तरह जीवन यापन किया। परंतु अपने देश निकाला से पहले हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु शिमीर की पुत्री हमीदा बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी में निकाह किया और हमीदा ने कुछ समय पश्चात एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे हम लोग अकबर के नाम से जाना करते हैं, जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य का बहुत ही महान शासक बना करता है दोस्तों। और 1544 ईस्वी में हुमायूं ने ईरान के शासक शाह तहमस्प के यहाँ शरण लेकर रहने लगा और युद्ध की तैयारी करने लगा। हुमायूं ने अपने भाई कामरान से काबुल और कांधार को छीन लिया और 15 वर्ष निर्वासन में रहने के बाद हुमायूं ने अपने विश्वसनीय सेनापति बैरम खां की मदद से 15 मई को मच्छीवाड़ा और 22 जून 1555 को सरहिंद के युद्ध में शेर खां के वंशज सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर दिया और एक बार दिल्ली पर अपना आधिपत्य कर लिया और यहाँ से मुगल साम्राज्य को उसने आगे बढ़ाया। अब दोस्तों हुमायूं के कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स को भी जान लेते हैं। तो जब गंगा तट पर बक्सर के निकट चौसा का युद्ध हो रहा होता है तो शेर खां ने हुमायूं को हरा दिया, लेकिन निजाम नामक नाविक ने हुमायूं को युद्ध क्षेत्र से बचाकर बाहर निकाल लिया, क्योंकि उस समय क्या था, हुमायूं की जान पर बन आती है। हुमायूं जान बचाने के लिए बचा करके भागने लगता है और एक वहीं नदी के पास एक नाविक रहता है जिसका नाम निजाम रहता है और निजाम क्या करता है, हुमायूं को युद्ध क्षेत्र से बचा करके बाहर निकाल दिया करता है। और यही क्या होता है, हुमायूं ने बाद में निजाम सिक्का को एक जो निजाम था इसको एक दिन के लिए बादशाह भी बनाया था और एग्जामिनेशन में कई बार पूछा करता है कि एक दिन के लिए कौन बादशाह बना करता है, तो एक दिन के लिए बादशाह दोस्तों निजाम सिक्का बना करता है। और चौसा के युद्ध के बाद शेर खान शेरशाह कहलाया और उसने 1540 में बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई में पुनः हुमायूं को हराया और वह देश छोड़कर वहां से भाग गया। और जब हुमायूं देश छोड़कर भाग जाता है तो 15 वर्ष तक हुमायूं भटकता रहता है और इसी दौरान सिंध के मरुस्थल में भटकते हुए उसने मीर अली अकबर जामी की बेटी हमीद बानो बेगम से विवाह किया और 1542 में उसे पुत्र के रूप में अकबर की प्राप्ति होती है। और शेर शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं ने कांधार पर पुनः कब्जा प्राप्त कर लिया और फारस के राजा की मदद से काबुल का निमंत्रण प्राप्त किया और 1555 ईस्वी में उसने सिकंदर सुर को हराकर वो आगरा और दिल्ली पर उसने कब्जा जमा लिया। इसके अलावा दोस्तों जो हुमायूं था वो ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास किया करता था और उसका बहुत दृढ़ विश्वास हुआ था ज्योतिष शास्त्र पे, इसलिए वो क्या करता था, जो एक हफ्ते में 7 दिन होते थे तो उन 7 दिन में 7 अलग अलग रंगों की पोशाक को पहना करता था। और उसकी बहन जिनका नाम गुलबदन था, गुलबदन ने उनकी जीवनी लिखी जिसको हम लोग हुमायूं नामा के नाम से जाना करते हैं। ठीक है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि हुमायूं नामा किसने लिखी है, तो गुलबदन बेगम ने लिखी है। हुमायूं नामा किसकी बायोग्राफी है, तो हुमायूं की बायोग्राफी है।
दोस्तों हुमायूं दोबारा से तो अपना राजपाट पाट जाता है, लेकिन दूसरी बार हुमायूं तख्त और राजपाट का सुख ज्यादा दिन तक नहीं भोग पाया। 27 जनवरी 1556 को दिल्ली के किले दीन पनाह के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाया करती है और हुमायूं को दिल्ली में ही दफनाया गया। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे 1535 ईस्वी में हुमायूं ने ही दीन पनाह नामक नए शहर की स्थापना की थी और हुमायूं की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अकबर मुगल साम्राज्य के राज सिंहासन में बैठा करता है। और यह हुमायूं के मृत्यु पर एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिनका नाम लेनपूल था, उन्होंने एक टिप्पणी की है। उन्होंने यह कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते ही इस जीवन से मुक्त हो गया और उसी तरह जैसे वह ताउम्र गिरते पड़ते जिंदगी से चलता रहा। क्योंकि दोस्तों जो हुमायूं का जीवन था वो बड़ा ही उबड़ खाबड़ था, कभी जीत थी कभी हार था, उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इसीलिए लेनपूल ने हुमायूं के विषय में कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते ही जीवन से मुक्त हो गया, उसी तरह जैसे वह ताउम्र गिरते पड़ते जिंदगी में चलता रहा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलेंगे अगले सेशन में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।